हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का न्यूज विद एस के यूट्यूब चैनल पे। आप सभी को प्यारा सा गुड मॉर्निंग। डियर स्टूडेंट्स, आज की जो क्लास है उस क्लास में हम आज पढ़ेंगे दो चैप्टर एक साथ। जी हाँ डियर स्टूडेंट्स, दो चैप्टर एक साथ पढ़ेंगे। इससे पहले हमने डियर स्टूडेंट्स 3 चैप्टर कर रखे थे। आज हम लोग चौथा और पांचवा चैप्टर करेंगे, जिसका नाम होगा, एक का तो नाम होगा वायु एवं जल प्रदूषण, और दूसरा जो हमारा चैप्टर है वो है ध्वनि। डियर स्टूडेंट्स, ये दोनों चैप्टर भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको जैसा कि पता है कि आपके जो सिलेबस है टर्म 2 का, उसमें टोटल 6 चैप्टर है, जिसमें से हमने 3 चैप्टर पहले ही करा रखे थे और 2 चैप्टर अभी करा दूंगा, यानी कि 5 चैप्टर आपके टोटली कंप्लीट कर दिए जाएंगे, जिससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। और बाकी के जो एक चैप्टर बचे उसका हमने मिक्स क्वेश्चन का जो वीडियो बनाया, 3 वीडियो, जिसमें आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा मॉडल पेपर मिक्स 1, मॉडल पेपर मिक्स 2, मॉडल पेपर मिक्स 3। ये 3 वीडियो आप देख लीजिएगा और इधर के 5 वीडियो, गारंटी आपके बोर्ड एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। डियर स्टूडेंट्स, आपको जो चैप्टर वाइज क्वेश्चन है वो लिखाया होगा डिस्क्रिप्शन में, डे 1 डे 2 इस टाइप से दिया गया, आप उनको देख लें। निश्चित रहिए बोर्ड एग्जाम में आपको बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन पूछा जाएगा और इसी से पूछा जाएगा, क्योंकि हमने सारे के सारे क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट उठा लिए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विज्ञान के आज के 5 जुलाई के महत्वपूर्ण बड़े प्रश्नों को, वायरल प्रश्नों को। तो सबसे पहले हमारा जो चैप्टर होगा वो होगा वायु एवं जल प्रदूषण से। तो पहला क्वेश्चन है विश्व तापन किसे कहते हैं। ये सब कई सारे क्वेश्चन हमने आपको मिक्स लेनियस जो मतलब मिक्स क्वेश्चन का वीडियो बनाया तो उसमें भी बता दिए थे, लेकिन डियर स्टूडेंट्स अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिख दिया गया है। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए करते हैं स्टार्ट, लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कर लें, ताकि आने वाली और भी वीडियोस और भी सब्जेक्ट की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और अपने बेहतर तैयारी कर सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन को देखते हैं कि विश्व तापन किसे कहते हैं। बहुत फास्ट करेंगे आज क्योंकि टाइम बहुत कम है। तो बढ़ते हुए पौधा घर प्रभाव के कारण पृथ्वी का ताप बढ़ना विश्व तापन कहलाता है। जी हाँ डियर स्टूडेंट, बढ़ते हुए पौधा घर प्रभाव के कारण पृथ्वी का तापन बढ़ना विश्व तापन कहलाता है। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगला है सीएनजी और एलपीजी का विस्तृत रूप लिखिए। अगर आप अंग्रेजी नहीं लिख पाइएगा तो आप हिंदी में लिखिएगा सीएनजी का संपीड़ित प्राकृतिक गैस, सी से सीएनजी, सी से संपीड़ित, सी से सीएनजी, सी से संपीड़ित, याद रखिएगा संपीड़ित प्राकृतिक गैस। और एलपीजी का लिखिएगा लिक्विड पेट्रोलियम गैस, जिसे बोलते हैं द्रवित पेट्रोलियम गैस। क्या याद रखिएगा, संपीड़ित प्राकृतिक गैस सीएनजी का, और एलपीजी का लिक्विड पेट्रोलियम गैस यानी कि द्रवित पेट्रोलियम गैस। ठीक है, ये चीज आप याद रखिएगा। अगला है जी, पेयजल के अशुद्ध होने से क्या क्या परेशानियां हो सकती है। अगर आपका जो पीने का जल है वो अशुद्ध हो जाए तो क्या क्या परेशानियां हो सकती है, ये हमने पहले भी करा रखे हैं। तो लिखिएगा पेयजल के अशुद्ध होने से प्राणियों के लिए तरह तरह की परेशानियां उत्पन्न हो सकती है, जैसे हेपेटाइटिस, गले की बीमारी, पाचन तंत्र की बीमारी, त्वचा की बीमारी, नेत्र का रोग इत्यादि। तो आपको सिंपल सा लिखना है कि पेयजल के अशुद्ध होने से तरह तरह की परेशानियां उत्पन्न हो सकती है, जैसे कि जो भी बीमारी का नाम याद आए, जो भी बीमारी आपको देखें भाई वो लिख दो, टेंशन फ्री रहेंगे। ठीक है, अगला है जी चौथा नंबर सवाल कि प्रदूषण किसे कहते हैं। आज तक प्रदूषण सुने थे तो कहते किसको, तो देख लीजिए, प्राकृतिक वातावरण में होने वाले अवांछित एवं हानिकारक परिवर्तन को प्रदूषण कहते हैं। आपको यही लिखना है कि प्राकृतिक वातावरण में होने वाले अवांछित और हानिकारक परिवर्तन को प्रदूषण कहते हैं। अवांछित शब्द नहीं याद आए तो आपको डायरेक्ट लिख देना प्राकृतिक परिवर्तन, वातावरण में होने वाले हानिकारक परिवर्तन को प्रदूषण कहते हैं, आपको नंबर मिल जाएगा। ठीक है, अगला है वायु प्रदूषण क्या है जी। तो वायुमंडल में बाहर से अवांछित पदार्थों के आने या पहले से उपस्थित अवयवों की मात्रा बढ़ने से जब हानिकारक प्रभाव पड़ने लगता है तब कहा जाता है कि वायु प्रदूषित हो गई है। तो कितना सिंपल सा है कि वायुमंडल के बाहर से अवांछित पदार्थों के आने या फिर पहले से उपस्थित अवयवों की मात्रा के बढ़ने के कारण जो हानिकारक प्रभाव पड़ने लगता है तब कहा जाता है कि वायु प्रदूषित हो गई। तो बिल्कुल ईजी सा क्वेश्चन है। अगला है जी छठा नंबर, वायु प्रदूषण के कारणों को किन किन भागों में बांटा गया है। तो देखिएगा, वायु प्रदूषण के कारणों को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। पहला है उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा है पदार्थ की अवस्था के आधार पर, तीसरा है स्रोतों के आधार पर। तो डियर सर, ये जो क्वेश्चन ये आपके 3 मार्क्स में पूछे जाएंगे, बहुत ईजी क्वेश्चन है और बहुत कम क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो वायु प्रदूषण के कारणों को किन किन भागों में बांटा गया, तो उत्पत्ति के आधार पर, पदार्थ की अवस्था के आधार पर, स्रोतों के आधार पर, लिख लीजिएगा। अगला है जी वायु के मुख्य संघटक क्या हैं। तो वायु के मुख्य संघटक आपको लिखना है, 4 नाम लिखना है, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, नार्गन। क्या क्या लिखना है जी, कार्बन डाइऑक्साइड लिखना है, ऑक्सीजन लिखना है, नाइट्रोजन लिखना है और आर्गन लिखना है। ये 4 चीजें आपको लिख देनी है। ठीक है, क्या लिखना है जी, एक बार और याद कर लीजिए, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, आर्गन, ये चीज आप याद कर लीजिए। अगला है जी 8वां नंबर सवाल, प्राथमिक प्रदूषण के 2 उदाहरण दे। तो
प्राथमिक प्रदूषण के 2 उदाहरण लिखना है। ज्वालामुखी के विस्फोट होने से निकलने वाली राख एवं धुआं, ज्वालामुखी के विस्फोट होने से निकलने वाली राख एवं धुआं, ठीक है, पहला। दूसरा है कोयले और तेल के जलने से उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड, कोयले और तेल के जलने से उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी आपको लिख लेने हैं जी, बिल्कुल इजी सा है। अगला है जी 9वां नंबर सवाल और ये अंतिम सवाल है वायु एवं जल प्रदूषण से। उम्मीद है इससे एक भी सवाल आपके बाहर नहीं जाएंगे इस चैप्टर से। तो मानव जनित प्रदूषण क्या है, इसके 2 उदाहरण दे। मतलब मानव जनित से शब्द से क्लियर है कि मानव के द्वारा जो प्रदूषण उत्पन्न होता है उनका नाम लिखना है। तो देखिए कितना इजी है। वाहनों कल कारखानों से निकलने वाले धुएं, जीवाश्म ईंधनों जैसे कोयला, तेल, गैस के पूर्ण और अपूर्ण दहन तथा ताप विद्युत संयंत्र आदि के कारण वायुमंडल में विषाक्त गैस मिल जाती है। वाष्पशील कार्बन, यौगिक आदि भी गंभीर वायु प्रदूषक हैं। उदाहरण धुआं, धूलकण, विभिन्न गैसें। इतना बड़ा अगर आप नहीं लिख पाइएगा तो आप सिंपल लिखिएगा वाहनों के कल कारखानों से निकलने वाले धुएं, मोटर गाड़ियों से निकलने वाले धुएं, गैस का प्रयोग, कोयला का प्रयोग और अन्यतः शौचालय न करने का प्रयोग, ये सब चीजें हैं मानव जनित प्रदूषण के कारण। ठीक है, लिख लीजिएगा। यहाँ तक आपके कंप्लीट होते हैं ये पहला चैप्टर। आइए दूसरा चैप्टर स्टार्ट करते हैं। बहुत इजी सा है कि ध्वनि क्या है जी। तो ध्वनि ऊर्जा का एक रूप है जो हमारे कानों के श्रवण की संवेदना उत्पन्न करती है। क्या लिखना है जी, ध्वनि ऊर्जा का एक रूप है जो हमारे कानों के श्रवण की संवेदना उत्पन्न करती है। अगला ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है जी, तो कंपन के कारण। ध्वनि कंपन के कारण उत्पन्न होती है। आपकी जो कंठमनी होती है ना, जिसको हम लोग एडम्स एप्पल कहते हैं, ठीक है, उसमें भी कंपन होता है, तभी जाके आपको ध्वनि सुनाई पड़ती है। तो ध्वनि क्या है जी, ध्वनि ऊर्जा का एक रूप है जो हमारे कानों के श्रवण की संवेदना उत्पन्न करती है। और ध्वनि की उत्पत्ति कैसे होती है जी, तो इसका लिखना है कंपन से। अब कंपन किसे कहते हैं जी, तो कंपन कहते हैं किसी वस्तु की अपनी माध्य स्थिति के इधर उधर या आगे पीछे होने वाली गति को कंपन कहते हैं। आप अपने देखते होंगे एडम्स एप्पल कभी ऊपर जाता है जी, कभी नीचे आता है, कभी ऐसे ऐसे करते रहता है। या फिर अगर आप कोई भी घंटी रहती है ना स्कूल में, उस पर एक बार ठंड से मारिएगा, कंपन करेगा और उससे एक साउंड निकलती है, उसी को कंपन कहते हैं जी। तो आप सिंपल सा लिखिएगा, किसी वस्तु की अपनी माध्य स्थिति के इधर उधर या आगे पीछे होने वाली गति को कंपन कहते हैं। मतलब कि ये यहाँ पे था, थोड़ा सा टक्कर मार इधर इधर आवाज कर रही है, या फिर से कोई चीजें हैं ऊपर नीचे कर रहे हैं, ऊपर नीचे कर रहे हैं, तो उससे जो आवाज निकलती है उसी को कंपन कहते हैं। तो आप सिंपल सा एक बार और मैं बता दूं कि किसी वस्तु की अपनी माध्य स्थिति के इधर उधर या आगे पीछे होने वाली गति को कंपन कहते हैं। अगला है जी 4था नंबर सवाल कि साबित करें कि कंपन ध्वनि से उत्पन्न होती है। कंपन से ध्वनि उत्पन्न होती है, यह साबित करना है कि कंपन से ध्वनि उत्पन्न होती है। तो देखिए कितना इजी लिखा है कि ध्वनि कंपित वस्तुओं द्वारा उत्पन्न होती है। साइकिल की घंटी बजाकर उसे हल्के से छूने पर उसके कंपन की अनुभूति होती है एवं ध्वनि सुनाई पड़ती है। आप देखते होंगे जिस साइकिल का जब घंटी बजा देते होंगे, उस घंटी को छू देते होंगे, तो आपको थोड़ा सा महसूस होता होगा कि हाँ जी उसमें कंपन, मतलब कि वो थोड़ा सा वाइब्रेट हो रहा था, ठीक है, और उससे ध्वनि सुनाई पड़ती है। जब घंटी बज नहीं रही हो, छूकर देखने से कंपन की अनुभूति नहीं होती है, ध्वनि सुनाई नहीं पड़ती है। इससे स्पष्ट होता है कि कंपन से ध्वनि उत्पन्न होती है। हमने बिल्कुल जनरल सा सिंपल सा उदाहरण लिया ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। क्या आपने ऐसा प्रयोग करके देखा? साइकिल की घंटी बजाओ जी, थोड़ा सा आपको देखते होंगे वाइब्रेट यानी कि कंपन होता होगा, लेकिन नहीं बजाते होंगे तो कंपन नहीं होता होगा। काफी ज्यादा सोच समझ के लिए आपके लिए क्वेश्चन को लेके आते ताकि आपको थोड़ी सी भी दिक्कत ना हो। फिर भी आपको अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप हमें बताएं जरूर। अगला है जी मानव में ध्वनि किस अंग द्वारा उत्पन्न होती है। मानव जो शरीर है ना जी, उसमें ध्वनि किस यंग द्वारा उत्पन्न होती है। तो यहाँ पे लिखा है मानव में ध्वनि वाक्य यंत्र कंठ द्वारा उत्पन्न होती है। यहाँ पे वाक्य यंत्र नहीं लिखिएगा तो आप लिख दीजिए मानव में जो ध्वनि उत्पन्न होती है वो कहाँ से होती है, कंठमणि द्वारा होती है, या फिर एडम्स एप्पल द्वारा होती है, या फिर आप वाक्य यंत्र भी लिख सकते हैं। वाक्य यंत्र लिखना एक अच्छी बात होगी, ठीक है। अगला है जी वयस्क पुरुष और महिला के वाक तंतु की सामान्य लंबाई कितनी होती है। वयस्क पुरुष जो कि पुरुष वयस्क हो जाते हैं, युवा पुरुष और युवा महिला की वाक तंतु जिसे वो कंठमणि कहा जाता है, कंठ जो है उसकी जनरल लंबाई, सामान्य लंबाई कितनी होनी चाहिए। तो पुरुष का 20 मिलीमीटर, याद रखिएगा पुरुष का 20 मिलीमीटर। इसलिए देखते होंगे पुरुष का जो एडम्स एप्पल है कंठमणि जो आपके गले में है ऊपर नीचे जाता है, थोड़ा सा बड़ा उभरा हुआ दिखाई देता है, और महिला में लगभग 15 मिलीमीटर होता है, इसलिए थोड़ा सा वो नीचे दिखती है, ठीक है। तो आपको याद रखना है मिलीमीटर में लिखना है
mm cm नहीं लिखना है जी, ना बहुत गलती कर जाएंगे, सेंटीमीटर एक बड़ा अमाउंट होता है, आपको मिलीमीटर लिखना है। तो वयस्क पुरुष की 20 और वयस्क महिला की 15, ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ईजी है मिलीमीटर में। अगला है तारवन क्या है जी, तारत्व क्या है, तो तारत्व है जी, तारत्व वह गुण है जिससे हमारे कान पतले और मोटे, तीक्ष्ण और कर्कश स्वरों की पहचान कर सकते हैं। अच्छा जी, आप कैसे जानते हैं कि डीजे बज रहा है कि मोबाइल का सॉन्ग बज रहा है? आपको तो कोई ना कोई कान में कोई चीज होगा। तो एक तारत्व ऐसा गुण है जिससे हमारे कान में पतले और मोटे, तीक्ष्ण और कर्कश स्वरों की पहचान कर सकते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं जी, तारत्व बोलते हैं। याद रखिएगा क्या लिखना है, तारत्व एक गुण है जिससे हमारे कान में पतले, मोटे, तीक्ष्ण और कर्कश स्वरों की पहचान कर सकते हैं। बिल्कुल ईजी है। अगला सवाल है जी 8वां नंबर की कंपन के आयाम से क्या अभिप्राय है? तो कंपन वस्तु अपनी माध्य स्थिति के इधर उधर जिस अधिकतम दूरी तक जाती है उसे आयाम कहते हैं। इसका SI मात्रक मीटर है। तो बिल्कुल लिखना है जी, कंपमान वस्तु अपनी माध्य स्थिति के इधर उधर जिस अधिकतम दूरी तक जाती है उसे आयाम कहते हैं। इसका SI मात्रक मीटर है। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, इसका लिंक आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, आप वहां जाके इनको डाउनलोड भी कर सकते हैं। अगला, किसी दोलन के आवर्त काल से क्या अभिप्राय, इसका SI मात्रक बताएं। तो लिखना है, एक दोलन पूरा करने के लिए गए समय को आवर्त काल कहते हैं। दोलन जो पेंडुलम को कहते हैं। मान लिया जाए आप घरों में घड़ी देखते होंगे, जो घड़ी घंटे वाली घड़ी होती है, कुछ इस टाइप से उसमें पेंडुलम लगा होता है, ये घड़ी होती है, कभी ये पेंडुलम यहाँ आता है, कभी ये पेंडुलम यहाँ आता है। तो यहाँ से यहाँ तक आने की जो दूरी होती है, जो समय लेता है जी, यहाँ से यहाँ आने तक जो समय लेता है उसी को आवर्त काल बोलते हैं। तो एक दोलन यहाँ से यहाँ तक आने में या फिर एक दोलन पूरा करने के लिए लिया गया समय आवर्त काल कहलाता है। बिल्कुल ईजी सा है जी। 10वां नंबर सवाल है जी, दोलन की आवृत्ति से क्या अभिप्राय, इसका SI मात्रक लिखना है। तो प्रति सेकंड होने वाले दोलनों की संख्या को दोलन की आवृत्ति कहते हैं। इसका SI मात्रक हर्ट्ज है। तो मतलब कि जी एक सेकंड में, आप वैसे नहीं लिख सकते, तो एक सेकंड में होने वाली दोलन की संख्या को हर्ट्ज कहते हैं। जैसा कि हमने अभी बताया जी, ये दोलन है, यहाँ से मतलब कि एक घड़ी थी, ठीक है, और ये घड़ी की जो दोलन है, ये जो सुई है, मतलब कि जिसमें आप घंटा घड़ी देखे होंगे, तो ये यहाँ से यहाँ तक आती है। तो यहाँ से यहाँ तक आप प्रति सेकंड, एक सेकंड में कितनी बार आती है, तो उसकी आवृत्ति को हम लोग क्या कहते हैं, दोलन की आवृत्ति कहते हैं। ठीक है, तो प्रति सेकंड होने वाले दोलनों की संख्या को दोलन की आवृत्ति कहते हैं। इसका SI मात्रक हर्ट्ज है। ठीक है, अगला है जी मेरे प्यारे बच्चों, ध्वनि की प्रबलता मापने का क्या यंत्र है या किस कारक पर निर्भर करता है? तो ध्वनि की जो प्रबलता है, कितना प्रबल है ध्वनि, किससे नापा जाता है? तो याद रखिएगा डेसिबल। क्या है जी, डेसिबल। डेसिबल से ध्वनि की प्रबलता को मापा जाता है। और ध्वनि प्रबलता कंपन के आयाम पर निर्भर करता है। किस कारक पे? तो कंपन के आयाम पर निर्भर करता है। बिल्कुल इजी है। अगला है जी, निम्न में से किस ध्वनि का तारत्व अधिक है? मतलब कौन सी ध्वनि ज्यादा साउंड देती है, गिटार या कार्न का हॉर्न? तो आपको पता होगा जी, कार्न का हॉर्न जो है ज्यादा साउंड देती है, ज्यादा तारत्व है इसमें। याद रखिएगा, जिसमें ज्यादा साउंड वो ज्यादा तारत्व। डीजे मैं पूछूंगा डीजे या मोबाइल फोन का साउंड, तो आप बोलिएगा डीजे, ज्यादा तारत्व है, समझ जाइएगा। अगला है जी, निम्न का श्रव्यता परास क्या है? आपके बोर्ड एग्जाम में ऐसा पूछा जाएगा कि अश्रव्य ध्वनि के लिए परास कितना है, श्रव्य ध्वनि के लिए क्या है, पराश्रव्य ध्वनि के लिए क्या है? तो ये सब क्वेश्चन पूछा जाएगा, बहुत इजी सा है। अवश्रव्य, अवश्रव्य से याद रखिए, अ पहले आता है तो अवश्रव्य 20 हर्ट्ज से कम। याद रखिएगा, 20 हर्ट्ज से जो कम होता है जी, उसे कहते हैं अवश्रव्य। श्रव्य ध्वनि कहते हैं जो 20 से 20,000 हर्ट्ज तक होती है, जिसे हमने आपको पहले भी बता रखा है कि मनुष्य के लिए 20 से 20,000 हर्ट्ज के ही काम करता है। ठीक है, मतलब कि श्रव्य ध्वनि अगर एग्जाम में पूछ दिया जाए, आपको यहां से क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जाएगा कि अश्रव्य ध्वनि किसे कहते हैं? तो लिखिएगा 20 हर्ट्ज से कम की ध्वनि को अश्रव्य ध्वनि कहते हैं। श्रव्य ध्वनि मतलब सुनने योग्य ध्वनि किसे कहते हैं जी? तो सुनने योग्य ध्वनि 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच के ध्वनि को सुनने योग्य यानी कि श्रव्य ध्वनि कहते हैं। और अगला पराश्रव्य ध्वनि जी, जिस ध्वनि को सुनने में हमें खराब लगती है, जैसे कि डीजे का साउंड, तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक को हम लोग पराश्रव्य बोलते हैं। श्रव्य शब्द से क्लियर है कि सुनने योग्य, अवश्रव्य मतलब नहीं सुनने योग्य, पराश्रव्य मतलब क्या बोलने जी, पराश्रव्य मतलब बहुत ज्यादा साउंड। ठीक है, तो अव जो शब्द है, अवश्रव्य से आपको याद रखना है 20 हर्ट्ज से कम, 20 हर्ट्ज से कम। उसके बाद श्रव्य में 20 से 20,000 तक याद रखना है। और अगला जो है
पराश्रव्य उसमें 20,000 हर्ट्ज से अधिक। ठीक है, बहुत ईजी सा है जी। अगला है ध्वनि की प्रबलता किसे कहते हैं, इसका आयाम से क्या संबंध है। तो चलिए मैं दिखाता हूं। ध्वनि तरंग के इकाई क्षेत्रफल में जितनी ऊर्जा होती है वही ध्वनि की प्रबलता की माप होती है। ध्वनि की प्रबलता उसके आयाम पर निर्भर करती है। जब कंपित वस्तु का आयाम कम होता है तो ध्वनि मंद होती है, जब कंपित वस्तु का आयाम अधिक होता है तो ध्वनि प्रबल होती है। मतलब कि जी लिखना है आपको सिंपल सा, ध्वनि तरंग के इकाई क्षेत्रफल में जितनी ऊर्जा होती है वही ध्वनि की प्रबलता होती है। और उसके बाद लिख देना है ध्वनि की प्रबलता उसके आयाम पर निर्भर करती है। जब कंपित वस्तु का आयाम कम होता है तो ध्वनि मंद यानी कि कम साउंड होती है, जब कंपित वस्तु का आयाम अधिक होता है तो ध्वनि प्रबल होती है। लिख दीजिएगा। अगला है पराश्रव्य ध्वनि के दो उपयोग को लिखें। पराश्रव्य ध्वनि का भी तो उपयोग होगा जी, बहुत ज्यादा साउंड पराश्रव्य किसको बोलते हैं, तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक, 20,000 हर्ट्ज से अधिक। ठीक है, तो लिखना है जी कि पराश्रव्य ध्वनि के दो उपयोग हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में अनेक समस्याओं के अनुसंधान एवं निदान के लिए, याद रखिएगा, चिकित्सा के क्षेत्र में अनेक समस्याओं के समाधान और निदान के लिए, अनुसंधान और निदान के लिए। दूसरा लिखना है जी उद्योगों में धातुओं तथा अन्य संरचनाओं में दोष ढूंढने तथा विभिन्न भागों की मोटाई ज्ञात करने में। तो उद्योगों में धातुओं तथा अन्य संरचनाओं में दोष ढूंढने तथा विभिन्न भागों की मोटाई ज्ञात करने में। ये सब चीज़ों को हम डिटेल में बताते हैं लेकिन टाइम बहुत कम है इसलिए हम ऐसे ही आपको दिखा रहे हैं। अगला है जी 16वां नंबर, श्रव्य तथा अश्रव्य ध्वनि किसे कहते हैं। अभी हमने बोला कि ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा और ये पूछ दिया भाई। तो श्रव्य और अश्रव्य ध्वनि किसे कहते हैं, तो हमने बताया जी 20,000 हर्ट्ज, 20 से 20,000 हर्ट्ज तक, 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक के बीच को हम लोग क्या बोलते हैं जी, श्रव्य ध्वनि। तो हमको पहले यहाँ श्रव्य पूछा है, हमने यहाँ श्रव्य नहीं लिखा, अश्रव्य लिखा है, कोई दिक्कत नहीं। और अश्रव्य बोलते हैं 20 हर्ट्ज से कम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखे हैं कि 20 HZ को हर्ट्ज बोलते हैं। ठीक है, 20 HZ से कम, 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति वाले ध्वनि को अश्रव्य ध्वनि कहते हैं। 20 HZ से कम आवृत्ति वाले ध्वनि को, आवृत्ति लिखना है जी, 20 HZ से कम आवृत्ति वाले ध्वनि को अश्रव्य ध्वनि कहते हैं। और 20 HZ से 20,000 HZ तक के बीच वाली ध्वनि को श्रव्य ध्वनि कहते हैं। ठीक है, बिल्कुल इजी सा है। अगला है जी 17वां नंबर सवाल, शोर तथा संगीत में क्या अंतर है, क्या कभी संगीत शोर बन सकता है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है शोर और संगीत में क्या अंतर है, मतलब कि मधुर आवाज और बहुत ज्यादा तेज आवाज में क्या अंतर है। और क्या पूछा, क्या कभी संगीत यानी कि मधुर आवाज शोर बन सकता है। तो चलिए देखते हैं। शोर अनियमित कंपनों से उत्पन्न होने वाली अप्रिय ध्वनि को शोर कहते हैं। यहाँ पे आप ऐसा नहीं लिखिएगा, तो आप डायरेक्ट लिखिएगा जी कि जो ध्वनि हमें सुनने में अप्रिय लगती है, मतलब हमारे प्रिय नहीं लगती है, तो आप लिखिएगा शोर किसे कहते हैं जी, जो ध्वनि हमें सुनने में अप्रिय लगती है उसे हम लोग शोर कहते हैं। उदाहरण के लिए कक्षा में सभी बच्चों को तेज तेज आवाज बोलने से, ठीक है, तो कितना ज्यादा आवाज होगा, हथौड़ा चलाने से, डीजे बजाने से, ये सब शोर में आ गया। और संगीत किसे कहते हैं जी, तो नियमित कंपनों से उत्पन्न होने वाले प्रिय वाली सुस्वर ध्वनि को संगीत कहते हैं। हम यहाँ पे लिख दिए लेकिन एक्चुअल डेफिनेशन ये है, आप यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं, जो ध्वनि हमें सुनने में प्रिय लगती है उसे संगीत कहते हैं, और जो ध्वनि में सुनने में प्रिय नहीं लगती है उसे शोर कहते हैं। ये चीज लिख दीजिएगा। जैसे सितार के तार से उत्पन्न ध्वनि बहुत अच्छी लगती है जी। अब बोला गया है कि जी क्या कभी संगीत शोर बन सकता है। हाँ, यदि संगीत बहुत तीखी ध्वनि का हो तो वह शोर का रूप धारण कर सकती है। मोबाइल में आप सॉन्ग बजाइएगा जी, बहुत इजी, मतलब बहुत अच्छा लगेगा एक संगीत की तरह, लेकिन उसी को डीजे में एकदम फुल साउंड करके एकदम हचांग से साउंड बढ़ा के कर दीजिएगा तो कैसा होगा, वो शोर बन जाएगा। बिल्कुल ईजी है, समझ गए होंगे। अगला, ये दोनों क्वेश्चन हमने करा रखे हैं पहले, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, आपको ऐसा नहीं लिखना, ये हमने लिख दिया क्योंकि ये एक्चुअल डिफिनेशन है, लेकिन आपको याद रखने के लिए बता दूं कि आकाश में तड़ित पहले दिखाई देता है जबकि मेघ गर्जन बाद में सुनाई देती है। क्या आप इसकी व्याख्या कर सकते हैं। पूछ रहा है जी, आप जब बारिश होती है तो आप देखते होंगे कि आकाश में पहले आपको साउंड नहीं सुनाई पड़े होंगे, पहले क्या दिखते होंगे, तो पहले लाइट दिखते होंगे, प्रकाश दिखते होंगे, बहुत जोर से चमकता होगा, उसके बाद में हमें क्या दिखती है, साउंड दिखती है। तो इनका क्या रीजन है, तो रीजन यही है जी, लिखना कि आकाश में तड़ित, एक चीज याद रखिएगा, दोनों टाइम एक ही होता है, जब होता है दोनों का जो घटना का होता है एक ही समय पर होता है, लेकिन सुनाई देर से और दिखाई पहले देता है। इसका रीजन क्या है, तो लिखिएगा आकाश में तड़ित तथा मेघ गर्जन की घटना एक समय पर तथा हमसे समान दूरी पर होती है। ठीक है, एक समय पर तथा हमसे समान दूरी पर होती है।
हमें तड़ित पहले दिखाई देती है जबकि मेघ गर्जन बाद में सुनाई देती है, क्योंकि तड़ित की चमक की चाल अधिक होती है। आपको यही लिखना है कि क्योंकि तड़ित की चाल की चमक बहुत अधिक होती है, इसलिए समान दूरी पर घटित होने पर भी चमक हमें पहले दिखाई देती है और गर्जन बाद में दिखाई देती है, सुनाई देती है। तो याद रखिएगा जी, तड़ित जो है ना उसका स्पीड जो है चाल बहुत अधिक होता है, जबकि गर्जन का जो चाल है, साउंड की जो चाल है कम होती है, इसलिए हमें तड़ित पहले दिखाई देता है, गर्जन बाद में सुनाई देता है। आप इसे लिख लीजिएगा, बना के भी लिख लीजिएगा जी, हमें विश्वास है आपको सिंपल सा वही लिखना है कि दोनों समान दूरी पर समय पर होता है, लेकिन तड़ित की जो चाल है बहुत ज़्यादा होती है, गर्जन की चाल कम होती है, इसलिए हमें गर्जन पहले नहीं सुनाई देता है, तड़ित पहले दिखाई देता है। अगला है जी, अंतिम है, अंतरिक्ष यात्री एक दूसरे की आवाज़ को नहीं सुन पाते हैं, क्यों? तो ये भी हमने करा रखे है जी, बहुत ईजी सा है। हमने आपको बोला था कि माध्यम होना चाहिए, आवाज़ एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए क्या होना चाहिए जी? माध्यम होना चाहिए। और माध्यम यहाँ पे हमारे पृथ्वी में कौन है? तो पृथ्वी में जो माध्यम है जी वो है हवा, वायुमंडल। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि अंतरिक्ष या फिर चांद पर जो है वायुमंडल, हवा नहीं है, बिल्कुल खाली जगह है, तो इसीलिए वहाँ पे आवाज़ सुनाई नहीं पड़ती है। हालांकि आप ऐसे लिख सकते हैं कि क्योंकि चांद पर ना कोई हवा है ना कोई वायुमंडल है, चांद की सतह पर खाली जगह है, ध्वनि का संचरण नहीं हो पाता है, क्योंकि ध्वनि के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्वनि निर्वात में संचरण नहीं होता है, इसलिए अंतरिक्ष यात्री को एक दूसरे की आवाज़ चांद पर नहीं सुन पाते। तो बिल्कुल ईजी सा है कि ध्वनि संचरण के लिए माध्यम होनी चाहिए, जो कि चंद्रमा पर नहीं है, चांद पर नहीं है, इसलिए जो मनुष्य हैं या फिर जो भी जाते हैं अंतरिक्ष यात्री एक दूसरे की आवाज़ को नहीं सुन पाते। डियर स्टूडेंट, ये था आपका क्लास 8 का आज साइंस का अंतिम वीडियो, जहां तक हमने बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपको करा रखे हैं, और उम्मीद है यहाँ से आपके बाहर क्वेश्चन नहीं जाएंगे, सिर्फ एक चैप्टर आपके छूट गए, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत ज़्यादा कम है, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट हैं, क्राइसिस है टाइम का। तो सारे चैप्टर लगभग हमने 5 चैप्टर आपको कराए और 3 चैप्टर के हमें मिसलेनियस क्वेश्चन दिए, जिसमें सारे चैप्टर के क्वेश्चन मिक्स लिए थे, ताकि आपको वो भी चैप्टर कंप्लीट करा दिए जाए। तो 5 दिन 8, यानी कि हमारे पास लेक्चर जो है वो 7 लेक्चर हैं, 8 क्लास है लेकिन लेक्चर हमारे 7 है। ये 7 वीडियोस को अगर आप देख लेते हैं तो निश्चिंत रहिए, आपके बोर्ड एग्जाम में अच्छे प्रदर्शन होंगे, अच्छे मार्क्स आएंगे, 40-45 से प्लस मार्क्स आएंगे, लगभग क्वेश्चन यहीं से आपको देखने को मिलेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो यहीं तक। वीडियो को दोस्तों में जरूर शेयर करें ताकि वो भी इनका बेनिफिट उठा सके। साथ ही वीडियो को लाइक कर, हमारे चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कर लें, ताकि आने वाली और भी वीडियो जो और भी सब्जेक्ट आपके एग्जाम है, सामाजिक विज्ञान, हिंदी, इंग्लिश, वो सारे के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, भगवान सभी को अच्छे मार्क्स से पास करें।